मान लीजिए एक बेहद अहम क्रिकेट मैच चल रहा है। बिल्कुल। टीम भारी मुश्किल में है, लगातार विकेट गिर रहे हैं और हार का दबाव मतलब हर सेकंड बढ़ता ही जा रहा है। हाँ, एकदम प्रेशर वाला माहौल। सही कहा। अब ऐसे नाजुक मोड़ पर टीम का कप्तान किसे होना चाहिए? क्या उसे जिसने क्रिकेट के नियमों पर हुई किसी लिखित परीक्षा में 100 में से 100 अंक हासिल किए हों? शायद नहीं। बिल्कुल नहीं। या फिर उसे चुना जाएगा जो पिच पर डटा रहता है, जिसकी आंखों में एक ना हार मानने वाला जज्बा है, जो भयंकर दबाव के बीच भी पूरी टीम को एक साथ लेकर चलने की हिम्मत रखता है। वही तो। जाहिर है ऐसी स्थिति में किसी भी किताबी ज्ञानी के बजाय उस जुझारू खिलाड़ी को ही कप्तान बनाया जाएगा। एकदम। और आज की हमारी इस विशेष गहन चर्चा का विषय बिल्कुल इसी जमीनी फलसफे पर आधारित है। हाँ। हमारे पास कुछ बेहद दिलचस्प दस्तावेज हैं, रिसर्च नोट्स हैं। हाँ, और कुछ बेहतरीन केस स्टडीज भी हैं जो भारत की एक बहुत बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी SIS लिमिटेड की चयन प्रक्रिया के बारे में है। बिल्कुल। हम उनके GTO यानी ग्रेजुएट ट्रेनी ऑफिसर कैडर के लीडरशिप मॉडल को गहराई से डिकोड करने वाले हैं। इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य यही है कि कैसे एक इतना विशाल संगठन अपने भविष्य के लीडर्स को चुनता है और क्यों वे पारंपरिक मार्कशीट की जगह असली जिंदगी के अनुभवों को सबसे ऊपर रखते हैं। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये कंपनी युवाओं को चुनती तो है, लेकिन उनका ये तरीका आज के कॉर्पोरेट जगत के रटे रटाई नियमों से पूरी तरह अलग है। हाँ, और ये चयन प्रक्रिया इसलिए भी एक शानदार केस स्टडी है क्योंकि ये सिर्फ एक खाली कुर्सी भरने का तरीका नहीं है। मतलब कोई आम हायरिंग नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक पूरी नेतृत्व की संस्कृति या कहें एक लीडरशिप कल्चर को जमीन से ऊपर की तरफ बनाने की प्रक्रिया है। आज की दुनिया में एक बहुत बड़ी खामी ये है कि कागजी योग्यताओं यानी डिग्री और ग्रेड्स को ही इंसान की असली क्षमता मान लिया जाता है। सही बात है। 80%, 90% बस यही देखते हैं। हाँ, लेकिन इन दस्तावेजों की गहराई में जाने पर जो बात सबसे साफ तौर पर उभर कर आती है वो ये है कि जब जमीनी हकीकत में फैसले लेने की बात आती है तो डिग्रियां काम नहीं आती। वहां इंसान का असली चरित्र काम आता है। एकदम सही। उसका धैर्य, उसकी तुरंत निर्णय लेने की क्षमता। ये चर्चा उन पुरानी धारणाओं को तोड़ने वाली है जो मानती हैं कि सफलता सिर्फ स्कूल या कॉलेज के अंकों की मोहताज है। अच्छा, GTO की भूमिका की पेचीदगियों में जाने से पहले उस विशाल मशीनरी के आकार को समझना जरूरी है जिससे ये अधिकारी असल में संचालित करते हैं। SIS लिमिटेड का स्केल समझना जरूरी है। बिल्कुल। ये कोई छोटी मोटी स्टार्टअप या नई कंपनी नहीं है। दस्तावेजों के आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। हाँ, 50 साल पुरानी विरासत है इनकी। भारत की सबसे बड़ी लिस्टेड प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी, 4 लाख से अधिक कर्मचारियों की एक पूरी फौज है इनके पास। 4 लाख? ये बहुत बड़ा नंबर है। और इसका वार्षिक टर्नओवर 17,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार करता है। ये किसी भी पैमाने से एक विशाल कॉर्पोरेट साम्राज्य है। बिल्कुल। लेकिन यहीं पर एक बात बहुत अजीब और हैरान करने वाली लगती है मुझे। क्या? इस कंपनी के ग्रुप चेयरमैन मिस्टर RK सिन्हा खुद अपने बेहद व्यस्त शेड्यूल में से 2 पूरे दिन सिर्फ इन एंट्री लेवल GTO उम्मीदवारों के फाइनल चयन के लिए निकालते हैं। ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है। मतलब एक 17,000 करोड़ की कंपनी का चेयरमैन किसी फ्रेशर हायरिंग के लिए 2 दिन क्यों बर्बाद करेगा इतने बड़े स्तर पर? क्या ये समय और संसाधनों की बर्बादी नहीं है? अगर हम इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो तस्वीर बिल्कुल बदल जाती है। अच्छा, कैसे? चेयरमैन के नजरिए से ये कोई एंट्री लेवल हायरिंग है ही नहीं। वे महज किसी कर्मचारी को काम पर नहीं रख रहे हैं। तो फिर क्या कर रहे हैं? वे दरअसल कंपनी के अगले 20 सालों के नेतृत्व की नींव रख रहे हैं। ओह, फ्यूचर लीडर्स। बिल्कुल। सुरक्षा के क्षेत्र में जोखिम बहुत बड़ा होता है। जहां लाखों लोगों को प्रबंधित करना होता है, बड़े बड़े कारखानों, बैंकों और IT पार्क्स की सुरक्षा का जिम्मा होता है। हाँ, वहां तो एक छोटी सी गलती भी भारी पड़ सकती है। एकदम। वहां एक गलत लीडर पूरी व्यवस्था को सेकंडों में बिगाड़ सकता है। एक गलत फैसला और कंपनी की आधी सदी की साख मिट्टी में मिल सकती है। बात तो सही है। कंपनी के शीर्ष प्रबंधन का यह स्पष्ट मानना है कि आज जो 23 या 25 साल का युवा GTO के रूप में सिस्टम में प्रवेश कर रहा है, वही कल इस विशाल संगठन की दिशा तय करेगा।
तो इसलिए वे इतना समय देते हैं। हाँ, इसलिए चेयरमैन द्वारा दिया गया वह समय की बर्बादी नहीं, बल्कि कंपनी के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए किया गया सबसे महत्वपूर्ण निवेश है। यानी वे खुद देखना चाहते हैं कि कैंडिडेट कैसा है। बिल्कुल, वे व्यक्तिगत रूप से ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो डीएनए, जो संघर्ष का जज्बा कंपनी को आज इस मुकाम तक लाया है, वह नई पीढ़ी के अधिकारियों की रगों में भी मौजूद हो। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब वे इस भविष्य के डीएनए को खोज रहे होते हैं तो वे उस एक चीज को पूरी तरह किनारे कर देते हैं जिसे हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था सबसे ज्यादा पूछती है। मार्कशीट। एकदम सही, मार्कशीट। दस्तावेज बताते हैं कि चयन में इस बात का कोई खास महत्व नहीं है कि उम्मीदवार के 55% अंक आए हैं या 80%। तो फिर वो देखते क्या है? बोर्ड ये देखता है कि उम्मीदवार में एक सकारात्मक मैं भागूंगा नहीं वाला एटीट्यूड, यानी एक जिद है या नहीं। ये तो बहुत जरूरी है। ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे किसी स्मार्टफोन को खरीदना। अगर फोन का हार्डवेयर मजबूत है, उसकी बैटरी और प्रोसेसर यानी उसका एटीट्यूड सही है, तो स्किल्स रूपी सॉफ्टवेयर तो कंपनी बाद में ट्रेनिंग के जरिए इंस्टॉल कर ही देगी। बिल्कुल। लेकिन अगर हार्डवेयर ही कमजोर है तो आप उसमें कितने भी अच्छे ऐप डाल लें, वो क्रैश ही होगा। ये बहुत ही सटीक तुलना है। इंसान के एटीट्यूड को आप हार्डवेयर की तरह ही समझ सकते हैं, जिसे रातों रात बदला नहीं जा सकता। सही बात है। आधुनिक कॉर्पोरेट दुनिया अक्सर सबसे बड़ी गलती यही करती है। वे उम्मीदवार के चरित्र, उसके धैर्य और दबाव सहने की क्षमता को नजरअंदाज कर देते हैं। बस सिर्फ उसकी मार्कशीट या रटे हुए किताबी ज्ञान पर मोहर लगा देते हैं। हाँ, अब होता यह है कि जब फील्ड में असली संकट आता है, मान लीजिए किसी क्लाइंट साइट पर अचानक मजदूरों की हड़ताल हो गई या कोई सुरक्षा चूक हो गई, जो कि इस लाइन में बहुत आम बात है। बिल्कुल, तो वो 95% अंकों वाला व्यक्ति, जिसने जीवन में कभी असली तनाव नहीं देखा, वो पूरी तरह टूट जाता है या पैनिक कर जाता है। क्योंकि उसने तो सिर्फ किताबों में चीजें पढ़ी हैं। एकदम। प्रबंधन इस बात को लेकर पूरी तरह स्पष्ट है कि सुरक्षा के नियमों की, ड्यूटी रोस्टर बनाने की और तकनीक के उपयोग की ट्रेनिंग तो दी जा सकती है। तो कोई भी सीख लेगा। हाँ, लेकिन ईमानदारी, मुश्किलों से टकराने की हिम्मत और कैन डू एटीट्यूड की कोई क्लासरूम ट्रेनिंग नहीं होती। वो आग इंसान के अंदर पहले से होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन देखिए, मुझे यहाँ एक सवाल है। जी। क्या ये थोड़ा अनफेयर नहीं है? कैसे? मेरा मतलब है, अगर आप अंकों से एटीट्यूड नहीं नाप सकते और आपके पास कोई लिखित मनोवैज्ञानिक परीक्षा भी नहीं है, तो आप इंटरव्यू के एक छोटे से कमरे में ये कैसे मापते हैं कि किसी के पास वो सही एटीट्यूड है या नहीं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। स्रोत बताते हैं कि इसका जवाब उम्मीदवार के असल जीवन के संघर्षों में छिपा है। कंपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि और नौकरी की जरूरत पर बहुत ज्यादा जोर देती है। मतलब वे ऐसे उम्मीदवार चाहते हैं जो जीवन में संघर्षों से गुजरे हों। हाँ, इसका एक बहुत ही चर्चित और रोचक उदाहरण चेयरमैन का वो सवाल है, जहां वे अक्सर उम्मीदवारों से पूछते हैं कि कौन सा सवाल? वो पूछते हैं, आप घर से यहाँ इंटरव्यू तक कैसे आए और अपनी जेब में कितने पैसे लेकर आए? अरे वाह, ये तो बहुत सीधा सवाल है। हाँ, जिन उम्मीदवारों ने सोच समझकर कम खर्च में जनरल डिब्बे या स्लीपर क्लास से यात्रा की, वे अपनी व्यावहारिकता साबित करते हैं। लेकिन मुझे यहाँ इस तरीके से थोड़ी परेशानी है। परेशानी क्यों? मान लीजिए किसी युवा के परिवार के पास पैसे हैं, वो फ्लाइट से आया है, लेकिन उसमें मेहनत करने का पूरा जज्बा है। हाँ, ऐसा हो सकता है। तो क्या इंटरव्यू में किसी की आर्थिक स्थिति को इस तरह तौलना और जिसने गरीबी नहीं देखी उसे रिजेक्ट कर देना एक तरह का पक्षपात नहीं है? ये पक्षपात लग सकता है, लेकिन अगर हम इसके पीछे के विज्ञान को समझें तो ये पूरी तरह से व्यावहारिकता पर आधारित है। अच्छा, जरा समझाइए। इसका उद्देश्य किसी की संपत्ति आंकना या अमीरी गरीबी का भेद करना बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या है? सुरक्षा क्षेत्र का काम वातानुकूलित कॉर्पोरेट दफ्तरों में बैठकर लैपटॉप पर प्रेजेंटेशन बनाने जैसा नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये तो बहुत टफ जॉब है। ये धूल, पसीने, रात रात भर जागने और घर से हजारों किलोमीटर दूर अनजान शहरों में रहने का काम है। बोर्ड दरअसल ये जांचना चाहता है कि क्या व्यक्ति इन कठोर परिस्थितियों को झेलने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार है। इसे शॉक एब्जॉर्बर थ्योरी कहा जा सकता है।
जिसने जीवन में अभाव देखा है, जिसने ट्रेन के जनरल डिब्बे में धक्के खाए हैं, उसका मानसिक शॉक एब्जॉर्बर बहुत मजबूत होता है। यानी वो छोटी-मोटी मुश्किलों से नहीं घबराएगा। बिल्कुल। जब वो फील्ड में किसी अनपढ़ या अड़ियल गार्ड से बहस करता है या जब उसे रात को 2 बजे किसी खराब साइट पर जाना पड़ता है, तो वो इसे अपनी शान के खिलाफ नहीं मानता। हाँ, क्योंकि इसने असली जिंदगी की मुश्किलें देखी है। वही जिसने हमेशा आराम का जीवन जिया है, उसके लिए अचानक से फील्ड की धूल फांकना और सैकड़ों गार्ड्स का नेतृत्व करना एक बहुत बड़ा कल्चर शॉक होता है। और शायद इसीलिए वे अक्सर कुछ ही महीनों में नौकरी छोड़ देते हैं। एकदम सही। तो ये महज ये देखने का तरीका है कि कौन मैदान छोड़कर भागेगा नहीं। और जब वे पूछते हैं कि आप कितने पैसे लेकर आए हैं, तो वे असल में वित्तीय प्रबंधन देख रहे हैं। हाँ, एक युवा जो 2000 रुपए में अपने घर से निकलकर अनजान शहर में इंटरव्यू देकर वापस जाने का इंतजाम कर सकता है, वो आगे चलकर कंपनी के लाखों रुपए के संसाधनों का भी सही उपयोग करेगा। उसे नौकरी की जरूरत है, जिसका सीधा सा अर्थ है कि उसमें टिके रहने की भूख है। एकदम, भूख और प्रतिबद्धता। कंपनी को ऐसे लोग चाहिए जो इसे सिर्फ एक स्टॉप गैप या कुछ महीनों का टाइम पास ना माने। वे ऐसे लोग चाहते हैं जिनके लिए ये नौकरी उनके और उनके परिवार के जीवन को बदलने का एक जरिया हो। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? क्या? इसका मतलब है कि मानसिक ठहराव के साथ साथ शारीरिक उपस्थिति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। दस्तावेज इस बात पर भी प्रकाश डालते हैं कि एक सुरक्षा अधिकारी की तरह दिखने के लिए फिटनेस और सही शारीरिक मुद्रा, यानी पोस्चर। हाँ, पोस्चर बेहद जरूरी है। आप ढीले ढाले रहकर एक कमांडिंग ऑफिसर नहीं बन सकते। बिल्कुल, बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है। और यहाँ एक और चौंकाने वाला तथ्य है। वो क्या? चयन के लिए उम्र सीमा 21 से 37 वर्ष तक रखी गई है। 37 वर्ष की उम्र। अरे बाप रे, 37 वर्ष? हाँ, कॉर्पोरेट दुनिया में जहां फ्रेशर्स के लिए 25 के बाद दरवाजे बंद होने लगते हैं, वहां ये बहुत दुर्लभ है। सही बात है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि उन लोगों के लिए एक शानदार दूसरा मौका है जिन्होंने जीवन में पहले कुछ और आजमाया। जैसे कि सरकारी नौकरी की तैयारी? बिल्कुल, शायद उन्होंने सिविल सर्विसेज या सेना की तैयारी की, कई साल दिए, असफल रहे और अब एक सार्थक करियर की तलाश में हैं। ये रणनीति बहुत ही गहराई से सोची गई है। कैसे? देखिए, जब कोई व्यक्ति 30 या 35 साल की उम्र में अपनी असफलताओं से सीखकर कोई नया करियर शुरू करता है, तो उसमें भटकाव लगभग खत्म हो चुका होता है। हाँ, वो स्टेबल होना चाहता है। 22 साल के युवा का ध्यान भटक सकता है, वो 6 महीने बाद MBA करने जा सकता है। लेकिन 35 साल का व्यक्ति स्थिरता चाहता है। उसमें दुनिया देखने की एक परिपक्वता आ चुकी होती है। बिल्कुल। कंपनी उसके इस जीवन के अनुभव को, उसकी उन पुरानी असफलताओं को एक संपत्ति मानती है। ये तो बहुत स्मार्ट मूव है। और शारीरिक अनुशासन की बात करें तो इसी वजह से वे NCC सर्टिफिकेट वाले उम्मीदवारों को सबसे ऊपर रखते हैं। हाँ, NCC का वो सीक्रेट एडवांटेजेस की चर्चा दस्तावेजों में प्रमुखता से की गई है। इसका कारण भी बहुत व्यवहारिक है। NCC कैडेट्स को बेसिक ट्रेनिंग देने में ऊर्जा बर्बाद नहीं करनी पड़ती। मतलब वे पहले से ही तैयार होते हैं। हाँ, उन्हें पता होता है कि यूनिफॉर्म को कैसे पहना जाता है, बूट्स की चमक का क्या महत्व है और सबसे बड़ी बात, चेन ऑफ कमांड या पदानुक्रम का सम्मान कैसे किया जाता है। डिसिप्लिन इनके खून में होता है। जब एक NCC कैडेट को सैकड़ों सुरक्षा गार्ड्स के सामने खड़ा किया जाता है, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका बात करने का लहजा स्वाभाविक रूप से एक लीडर का होता है। वे पहले दिन से ही एक अधिकारी की तरह बर्ताव करने के लिए कोड किए जा चुके होते हैं। एकदम सही। ये बहुत ही तार्किक है। लेकिन देखिए, अनुशासन और एक सख्त पोस्चर तो केवल बुनियादी जरूरतें हैं। एक GTO को सिर्फ खुद को अनुशासित नहीं रखना है, उसे बाहरी दुनिया से भी निपटना है। क्लाइंट्स, पुलिस, स्थानीय लोग। हाँ, पब्लिक डीलिंग तो है ही। यहाँ स्रोतों में एक बहुत ही मजेदार और देसी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। कौन सा शब्द? उम्मीदवार को चटक होना चाहिए। हाँ, चटक, यानी चौकन्ना, हाजिर जवाब और जिसे सड़क की समझ हो। बिल्कुल, स्ट्रीट स्मार्टनेस। लेकिन यहाँ लीडरशिप का मतलब कोई राजनीतिक नेता बनना या मंच पर खड़े होकर भाषण देना नहीं है। तो फिर क्या है? दस्तावेजों में इसके जो उदाहरण दिए गए हैं वे बहुत ही आम और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हैं। जैसे इंटरव्यू बोर्ड पूछता है कि क्या आपने कभी अपने मोहल्ले में दुर्गा पूजा या गणेश उत्सव के पंडाल की जिम्मेदारी ली है? अरे, ये तो हम सबने कभी ना कभी किया होता है। हाँ, या फिर पूछते हैं कि क्या आपने कॉलेज की कोई फेयरवेल कमेटी चलाई है या स्कूल कॉलेज में खेलों में अपनी टीम का कप्तान बनकर विवाद सुलझाए हैं। लोकल लीडरशिप। इसके साथ ही भविष्य में रेट नेगोशिएशन या व्यावसायिक सौदों के लिए बुनियादी गणित जैसे लाभ, नुकसान और प्रतिशत की कमर्शियल समझ भी होनी चाहिए। ये भी जरूरी है। लेकिन मुझे फिर से एक बात समझ नहीं आ रही। क्या हुआ? किसी मोहल्ले के चंदे से उत्सव का आयोजन करने
और हजारों सुरक्षा कर्मियों की तैनाती संभालने के बीच आखिर क्या सीधा संबंध हो सकता है? ये तुलना थोड़ी अजीब नहीं है? ये तुलना बाहर से देखने पर अजीब जरूर लगती है, लेकिन मानव मनोविज्ञान के स्तर पर ये बिल्कुल एक ही चीज है। अच्छा, कैसे? सोचिए, जब कोई मोहल्ले के उत्सव का आयोजन करता है तो वहाँ क्या होता है? बहुत सारी अफरा तफरी। बिल्कुल, बजट हमेशा कम होता है, अचानक जनरेटर खराब हो जाता है, टेंट वाले से बहस हो जाती है। और स्थानीय रसूखदार लोग वीआईपी एंट्री की मांग करते हैं। हाँ, अब जो युवा उस पूरी अफरा तफरी के बीच बिना गुस्सा किए सबका ईगो संभालते हुए कार्यक्रम को सफल बना देता है, उसने अनजाने में ही क्राइसिस मैनेजमेंट का सबसे बड़ा कोर्स कर लिया है। ओह, यानी वो बिना किसी फॉर्मल अथॉरिटी के लोगों से काम निकलवाना सीख गया है। एकदम सही। और एक ब्रांच हेड या जीटीओ फील्ड में क्या करता है? उसे भी तो यही करना होता है। अलग अलग मानसिकता और पृष्ठभूमि वाले गार्ड्स को ड्यूटी पर भेजना है। नाराज क्लाइंट्स की शिकायतें सुननी है, जो कहते हैं कि गार्ड सो रहा था। और बजट के अंदर काम करना है। बिल्कुल। और आपातकालीन स्थितियों में तुरंत निर्णय लेने हैं। जो व्यक्ति भीड़ के पीछे छुपने के बजाय आगे बढ़ के कहता है मैं संभाल लूंगा, वही असल में इस रोल के लिए बना है। यानी चटक होने का असली मतलब यही है। हाँ, चटक होने का मतलब है कि अगर कोई समस्या आए तो वो रोने या नियम पुस्तिका पलटने के बजाय तुरंत कोई व्यवहारिक समाधान निकाल ले, जुगाड़ लगा ले या कोई स्मार्ट तरीका निकाल ले। बिल्कुल। और रही बात बुनियादी गणित की, तो एक प्रभावी लीडर सिर्फ गार्ड्स को सलाम ठोकना नहीं सिखाता। उसे बिजनेस भी समझना होगा। हाँ, उसे यह भी पता होना चाहिए कि किसी नई साइट पर सुरक्षा देने में कंपनी का मार्जिन कितना है और क्लाइंट से किस रेट पर बात करनी है। ये वाकई एक 360 डिग्री नजरिया है। अब जब हम यह पूरी तरह से समझ चुके हैं कि कंपनी किस तरह के हार्डवेयर या व्यक्ति की तलाश कर रही है, तो यह देखना बेहद दिलचस्प है कि यह प्रतियोगिता कितनी कड़ी है। बहुत कड़ी होगी, मुझे यकीन है। स्रोत बताते हैं कि इस कैडर के लिए 20,000 से अधिक आवेदन आते हैं। 20,000? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस पूरी भीड़ को फिल्टर कैसे किया जाता है। वही तो, 20,000 आवेदनों में से सिर्फ प्रोफाइल के आधार पर, मार्कशीट के आधार पर नहीं, मार्कशीट के आधार पर नहीं, सिर्फ प्रोफाइल के आधार पर 10,000 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। अच्छा। एचआर टीम सिर्फ नंबर नहीं देखती, वे देखते हैं कि व्यक्ति किस पृष्ठभूमि से आता है, उसने एक्स्ट्रा करिकुलर गतिविधियों में क्या किया है। क्या उसके सीवी में कोई ऐसा अनुभव है जो उसके जुझारूपन को दिखाता हो? बिल्कुल। फिर कड़े फिजिकल टेस्ट, इंटरव्यू और कई राउंड्स के बाद अंततः चयन केवल 100 सीटों के लिए होता है। 20,000 में से सिर्फ 100? जी हाँ, सिर्फ 100। ये किसी भी प्रतिष्ठित परीक्षा जितनी ही कड़ी प्रतिस्पर्धा है। बिल्कुल है। लेकिन ये सफर सिर्फ उन 100 सीटों पर जाकर खत्म नहीं होता। जीटीओ कोई साधारण नौकरी नहीं है जो कुछ सालों बाद एक ही कुर्सी पर आके अटक जाए। तो इनका करियर ग्राफ कैसा होता है? इसका करियर ग्राफ बहुत ही स्पष्ट रूप से ऊपर की ओर जाने के लिए डिजाइन किया गया है। एक युवा जीटीओ आगे चल के ब्रांच हेड बनता है, फिर पूरा रीजन संभालता है। जी बिल्कुल। और उसके बाद प्रेसिडेंट या सीईओ तक का सफर तय कर सकता है। ये तो बहुत शानदार ग्रोथ है। और सबसे बड़ी बात जो इन दस्तावेजों में है वो ये है कि कंपनी के आज के मौजूदा प्रेसिडेंट और सीईओ भी कभी इसी तरह जीटीओ के रूप में ही शामिल हुए थे। अरे वाह! और ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक सोची समझी रणनीति है। कैसे? जब कोई संगठन बाहर से महंगे अधिकारियों को सीधे ऊंचे पदों पर बिठाने के बजाय जमीन से जुड़े अपने ही लोगों को ऊपर तक ले जाता है, तो इससे कंपनी के अंदर एक गजब की लॉयल्टी और भरोसा बनता है। हाँ, लोग मोटिवेटेड रहते हैं। बिल्कुल। जब फील्ड में खड़ा एक साधारण गार्ड या नया जीटीओ देखता है कि कंपनी का टॉप बॉस भी कभी उसी की तरह रातों को जगकर साइट्स चेक करता था, तो एक सम्मान की भावना पैदा होती है। वे बॉस को सिर्फ एक सूट पहने वाले एग्जीक्यूटिव की तरह नहीं देखते। हाँ, बल्कि अपने ही बीच से निकले एक लीडर की तरह देखते हैं। ये व्यवस्था विरासत वाले लीडर्स तैयार करती है, जिन्हें कंपनी के डीएनए की नस नस की पहचान होती है। ये एक ऐसा मॉडल है जो कागज पर नहीं बल्कि जमीन पर काम करता है। एकदम सही बात है। तो अगर हम आज की इस पूरी गहन चर्चा के मुख्य बिंदुओं को एक जगह समेटें, तो जो सबसे बड़ी तस्वीर उभर कर आती है वो ये है, किताबी ज्ञान सब कुछ नहीं है। बिल्कुल। सफलता के लिए कम से कम इस तरह के विशाल और जमीनी स्तर पर काम करने वाले संगठन में किताबी ज्ञान और बड़े बड़े संस्थानों की डिग्रियां अंतिम पैमाना बिल्कुल नहीं है। असली जीवन के खुरदुरे अनुभव, आपका एटीट्यूड, यही काम आता है। हाँ, मुश्किलों से लड़कर वापस खड़े होने की आपकी जुझारू भावना और आगे बढ़कर मैं करूंगा कहने की आपकी क्षमता, यही आपकी असली योग्यता है। सही कहा। मार्कशीट शायद इंटरव्यू के दरवाजे तक का रास्ता दिखा सकती है, लेकिन कमरे के अंदर
आपका असली चरित्र, आपका हार्डवेयर ही आपको वो कुर्सी दिलाता है। ये सोचने का एक बहुत बड़ा विषय है। हम अक्सर अपने जीवन के छोटे छोटे अनुभवों को, अपनी असफलताओं को नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ, हम उन्हें भूल जाना चाहते हैं। हाँ, खेल के मैदान में सीखी गई हार के बाद की वापसी, किसी स्थानीय कार्यक्रम को आयोजित करते समय की गई जद्दोजहद, या फिर सीमित पैसों में महीने का खर्च चलाने का दबाव। बिल्कुल, हम इन्हें सिर्फ बुरा वक्त मानकर भूल जाना चाहते हैं। लेकिन असल में यही वो भट्टियां हैं जहां असली लीडरशिप का निर्माण होता है। एकदम सही। कोई भी औपचारिक शिक्षा या बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी हमें वो व्यवहारिक बुद्धि, वो चटकपन और धैर्य नहीं सिखा सकती जो असली जिंदगी सिखाती है। और इसी मोड़ पर इस चर्चा को समाप्त करते हुए एक ऐसा विचार सामने आता है जो सीधे तौर पर हमारे स्रोतों में नहीं लिखा है। अच्छा, वो क्या? ये इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा निष्कर्ष है। ये सोचने वाली बात है कि अगर 17,000 करोड़ रुपए का एक इतना विशाल, सफल और तेजी से बढ़ता हुआ सुरक्षा साम्राज्य इस ठोस फलसफे पर खड़ा है कि इंसान की मार्कशीट सबसे जरूरी चीज नहीं है, तो जरा सोचिए, हमारे समाज, हमारी शिक्षा व्यवस्था और अन्य बड़े उद्योगों में जो आज भी केवल शैक्षणिक अंकों के कट ऑफ के पीछे आंख बंद करके भाग रहे हैं, वहां कितनी प्रतिभा बर्बाद हो रही होगी। वही तो, कितनी ही वास्तविक मानवीय प्रतिभा हर रोज बर्बाद हो रही होगी। कितने ही ऐसे बेहतरीन और जुझारू कप्तान होंगे जिन्हें मैदान पर अपना असली जज्बा दिखाने का मौका ही नहीं मिलता, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे किसी रटी रटाई लिखित परीक्षा में 2 अंक पीछे रह गए। बिल्कुल। शायद ये पूरी कहानी इस बात का एक बड़ा संकेत है कि प्रतिभा को मापने के हमारे मौजूदा पैमाने कितने अधूरे हैं। ये सच में बहुत गहराई से सोचने वाली बात है। आज के इस सत्र में जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार एक नए विषय और कुछ नए चौंकाने वाले तथ्यों के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल। तब तक के लिए तब तक अपने अंदर के उस जुझारू जज्बे को हमेशा जिंदा रखिए।